वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर, और आज हम पढ़ेंगे इसके आगे फोर यूनिट पढ़ेंगे हम। हमारा 3 यूनिट 1, 2, 3 जो यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और आज हम पढ़ेंगे 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पार्ट। तो इस चैप्टर का नाम है क्या है, चलिए देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। क्या नाम है? राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। मीन्स एकता का मतलब तो आप जानते होंगे कि सभी लोग एकता में बन के रहें और किसी भी भेदभाव ना हो। तो चलिए समझ लेते हैं पहले क्या राष्ट्रीय एकता का अर्थ। तो ये है, इस शब्द में लिखा है राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है। तो ये बच्चों हम कुछ शाब्दिक शब्द के अनुसार क्या है राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या लिखा है मैंने। राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है समस्त देश के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न जातियों के लोगों के मध्य परस्पर सौहार्द, प्रेम एवं एकता में अभिवृद्धि हेतु एकीकरण। मतलब जो हमारा देश है, भारतवर्ष देश है, जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म के जो अनुयायी हैं और विभिन्न प्रकार की जो भाषा है और जातियां पाई जाती हैं, उन सब के मध्य क्या है, क्या हो, प्रेम एवं एकता में अभिवृद्धि हेतु एकीकरण। उन सब के मध्य प्रेम और एकता की भावना का एकीकरण को उत्पन्न करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो इसके अलावा क्या बताया गया है, राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन, जब राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन फर्स्ट टाइम हुआ था तो 1961 में जो सम्मेलन किया गया भारत के अंतर्गत, तो उस सम्मेलन के अंतर्गत क्या कहा गया, इसका किन शब्दों में स्पष्ट किया गया है, वो ये है राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के हृदय में एकता, संगठन की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास समाहित हो। क्या सम्मेलन में क्या कहा गया, किन शब्दों को बना के कहा गया है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, कहा गया है जिसमें लोगों के हृदय में एकता की भावना हो, संगठन की भावना हो, सामान्य मतलब नॉर्मल नागरिक की भावना हो और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को समाहित किया जा सके। इन शब्दों को कब कहा गया, 1961 के जो सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, डॉक्टर बेदी के अनुसार इन्होंने क्या अर्थ बताया, इन्होंने भी एक अपने शब्दों में अर्थ बताया कि राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, ये किसके अनुसार है, डॉक्टर बेदी के अनुसार अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं में वांछनीय सीमाओं के अंतर्गत रखना और लोगों में भारत की एकता की अनुभूति कराना। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने अर्थ बताया है इन शब्दों में कि सभी लोगों में आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर भाषाओं के में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनमें कोई सीमा ना हो, है ना, और उसमें कोई अंतर ना पाया जाए, और लोगों को भारत की एकता में अनुभूति कराना। लोगों को क्या कराना है, उनको ये बात देश के वासियों को स्पष्ट कराना है कि भारत की एकता बनी रहे और
इसको बढ़ावा देना चाहिए। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत। तो बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम टाइम में, आपसे ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर बेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण की का क्या अर्थ होगा, या फिर राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन 1961 में क्या लिखा गया था, सम्मेलन के अंतर्गत क्या कहा गया था, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद बच्चों लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता। तो राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता बच्चों क्यों पड़ी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है इसमें अनेक प्रकार के धर्म, जातियां, भाषाएं, है ना, लिंग के लोग रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इन सभी चीजों को खत्म करना होगा। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सब जानते हैं कि हमारे देश में, जो हमारा भारत देश है, ये कई राज्यों में बटा हुआ है, कई राज्य में बसा हुआ है। तो हर अलग अलग राज्य में, जब अलग अलग राज्य के होने के अनुसार जो हमारा देश है ये छोटे राज्य में विभाजित है और अलग अलग भागों में बटा होने के कारण इसमें परस्पर झगड़े रहते थे, जिसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया है। और भारत ने कई बार विदेशी आक्रमणकारियों से पराजित होना पड़ा था। क्यों होना पड़ा था? जब विदेशी लोग जो आक्रमण करते हैं हमारे भारत देश में, तो कुछ लोग तो अंग्रेजों के पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग भारतीय होते हैं तो उनके भेड़ में बोलते हैं। तो कभी कभी हमारा देश हारने की स्थिति में होता है और कभी कभी जीतने की स्थिति में होती है। लेकिन पहले क्या था, ज्यादा हमारा देश था वो हारने की स्थिति में ही रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि हमारे देश में जो अंग्रेज लोग थे वो आक्रमण करते थे। देश में सांस्कृतिक एवं भावात्मक एकता बनी रही थी, लेकिन विदेशियों के कारण हमारे देश में अनेक बार झगड़े होते रहे। फूट डालो और राज्य करो कि अंग्रेजों की नीति के कारण भारतीय राष्ट्रीय एकता को विशेष आघात पहुंचाया था। परस्पर परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। एक राष्ट्रीय एकता की जुड़े संवैधानिक आंदोलन के समय से ही सुदृढ़ हो गई थी। इसका प्रतिफल भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संविधान के लागू होने से इसे एक सौगंध प्राप्त हुआ। आज हम सब भारतवासी हैं, हमारा एक संविधान है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है जिस पर हम सभी को गर्व है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता पड़ी ताकि हमारे देश में जो भी जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने प्रकार की जातियां हैं, उनमें एकता बनी रहे और एकीकरण की भावना बनी रहे। उनमें भेदभाव की भावना ना है। और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र जो कई राज्यों से मिलकर बना है उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। तो राज्य जो है वो एकता एकीकरण के बंधन में बंधा हुआ रहे। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं। बच्चों लोग अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जो बाधक चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं राष्ट्रीय एकीकरण में। ये कुछ पॉइंट है, निम्नलिखित पॉइंट के अनुसार ये है। पहला क्या है? जातीयता। दूसरा है सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमता, भाषागत विभिन्नता, अल्पसंख्यकों की समस्या और भ्रष्टाचार। इन पॉइंटों के आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण का जो मार्ग है जिसमें बढ़ावा होना चाहिए उसमें बाधाएं पड़ती हैं। तो सबसे पहला क्या है? जातीयता जो है हमारे देश में किस प्रकार इसमें बाधक है? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जातिवाद प्रमुख बाधक है। ये
देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ये जातियां विभिन्न उपजाति में विभाजित है एवं अन्य विभाजन उच्च जातियों, निम्न जातियों और पिछड़ी जातियों के रूप में भी है। उच्च जातियों के लोगों ने आज भी अपनी श्रेष्ठतम की भावना को नहीं छोड़ा है। क्या करा है? जो उच्च जाति के जो लोग हैं उन्होंने क्या करा है? जिनकी श्रेष्ठता जो है वो अपने को बड़ा समझते हैं, उन्होंने अभी तक ये बात को नहीं छोड़ा है। इसके अलावा अन्य जातियों में प्रभावशील लोगों ने भी अपने में अधिकाधिक शक्ति केंद्रित कर ली है। जैसे जो उच्च जाति के लोग हैं और उसके अलावा जो कुछ निम्न जाति के लोग हैं, उन्होंने अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई अचीव कर ली है तो थोड़ा सा बन गए हैं या पढ़ लिख गए हैं, तो उन्होंने क्या करा? अपनी जो उनको शक्ति प्राप्त हो गई है उससे वो केंद्रित कर ली है। इससे देश के विभिन्न भागों में अंतरजातीय तनावों विवादों में अभिवृद्धि हुई है। इससे जातीय विद्वेष एवं की भावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जो है ये राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा लाती है। सांप्रदायिक एकता के कारण ही देश का विभाजन हुआ था। देश में अनेक संप्रदाय हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि पाए जाते हैं। स्थानीय झगड़ों के कारण हिंदू मुस्लिम विद्रोह में हमेशा रहा है। मामूली सी घटनाओं को लेकर सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फसाद हो जाते हैं, जिसमें मानवता कलंकित होती है। इस प्रकार सांप्रदायिकता लोकतंत्र का कलंक है और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। तो किस प्रकार सांप्रदायिक जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन लोग क्या करते हैं? ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं और जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। फिर तीसरा क्या है? आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता की कारण किस प्रकार हमारे देश की एकीकरण में बाधक है? राष्ट्रीय विषमता भी राष्ट्रीय एकीकरण के विरुद्ध बाधा उत्पन्न करती है। देश के कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं और कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं। राज्यों में भी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों के उपेक्षा कर दी जाती है। राष्ट्रीय सांप्रदायिकता के बंटवारे को लेकर भी संघर्ष होते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक क्षमता के कारण भी लोगों में परस्पर विद्वेष की भावना बढ़ जाती है। इसके अलावा गरीबी, श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग के लोगों में भी शोषण के प्रति भावना उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि ये आर्थिक क्षमता के कारण कुछ लोगों में अधिक पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये लोग मतलब इनके पास कुछ नहीं है तो ये हमसे ना बात करें या हमसे कोई भी संबंध ना रखें। तो ये भी कारण है राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक पॉइंट है। फिर अब क्या है? भाषागत विभिन्नता। भाषागत विभिन्नता जो है ये भी एक बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की दिशा में विशेष प्रयास किए गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि क्या है, जब भारत स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में कई प्रकार के चलाए गए कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली है। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि राष्ट्रीय एकीकरण में सफलता मिले। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र राज्य बने और पंजाब का विभाजन हुआ। परिणाम हरियाणा अस्तित्व में आया
इसके साथ ही साथ भाषागत समस्या यहाँ भी थी कि देश में राजकाज की भाषा का संपर्क अधिक हो गया। तो ये भी एक पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक। फिर क्या है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक की समस्या भी राष्ट्रीय एकीकरण में बड़ी बाधक है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में भाषीय और सांप्रदायिक अल्पसंख्यक निवास करते हैं। वे प्रशासन, उद्योग, व्यापार एवं अन्य देशों में संलग्न हैं। इनमें कई राज्यों में बाहरी लोगों के प्रति विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उत्तेजनात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे देश में राष्ट्रीयकरण की बाधा उत्पन्न है। तो अल्पसंख्यकों के कारण में भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीयकरण में बाधक पाई जाती है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है भ्रष्टाचार के कारण किस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। तो जो हमारे देश का जो मुख्य आज के टाइम पे चल रहा है भ्रष्टाचार, ये जो आज तक हमारे देश में खत्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो जो भ्रष्टाचार जो है देश के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बड़ा ही रोड़ा है। देश में समृद्ध व्याप्त भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, रिश्वतखोरी, कमीशन बाजी, धांधली, घोटाले जन साधारण के झपट कर रहे हैं, जिससे देश की जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है। और राष्ट्रीय एकता कमजोर हो रही है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि देश में हमारा कोई काम नहीं होता है तो लोग रिश्वत देकर, पैसा दे करके या धांधली करके अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ये भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक समस्या है। तो आई होप बच्चों आप सबको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और नोट डाउन करते रहिए, अपना कोर्स पढ़ते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।